एक पवित्र समारोह में मेरे साथ यहाँ केंद्रीय कार्यक्रम पर उपस्थित हमारे ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी, प्रदेश के अन्य स्थानों पर उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी हमारे प्रमुख नागरिकों में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकर मित्रों, ये दिन जिसको मैं ये कहूंगा कि आज लोकतंत्र का एक महान उत्सव है, हमारे लिए बहुत ये खुशी का दिन है, क्योंकि जब पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का जो प्रारंभिक चरण है वो पंचायती राज से ही शुरू होता है। एक व्यापक स्तर पर नागरिक अपने मतदान के द्वारा अपनी स्थानीय सरकार को चुनते हैं और एक प्रकार का ये अपना अधिकार, एक प्रकार का उसका उपयोग करते हैं कि कौन हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे प्रकार से, हमारे विकास को अच्छे प्रकार से समझ करके कर सकता है। हर 5 वर्ष बाद ये चुनाव होता है। हमारे यहाँ भी 2016 के बाद अब ये चुनाव 2022 में ये प्रदेश में हुआ है। 7 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई थी और 30 नवंबर को एक प्रकार से इसका समापन हुआ, नोटिफिकेशन हुआ। एक लंबे समय में, लगभग 1.25 महीने में इस सारे कार्य को हमने संपन्न किया। 3 फेज इसके एक प्रकार से बांटे गए थे। व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, क्योंकि बहुत बड़ा ये चुनाव होता है। और एक प्रयोग पहली बार हमने किया कि इससे पहले हर बार किसी भी मतदाता को 4 मत एक साथ डालने होते थे, लेकिन इस बार हर मतदाता को उन 4 मतों को 2-2 मत करके और उसका 2 दिन चुनाव का ये हमने रखा। 3 फेज में ये चुनाव हुए और जो परिणाम है वो आने के बाद 30 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन होने के बाद आज हम 3 दिसंबर को एक साथ प्रदेश भर के सभी गांवों में, सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और सभी जिला केंद्रों पर ये सब शपथ का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। जहां तक आंकड़ों का विषय है, जैसा हमारे एसीएस अनिल मलिक जी ने हमको बताया है, मैं एक बार फिर उसको दोहराना चाहूंगा, क्योंकि इन आंकड़ों से इस चुनाव का व्याप्त ये पता लगता है। कुल मिलाकर इन चुनाव में जो सीटें हैं जिनका चुनाव हुआ, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच और सरपंच, 71,696 ये सीटें हैं। इतने वार्ड हैं जिनमें प्रारंभ में 1,60,192 लोगों ने नॉमिनेशन किया। उसके अंदर 2600 रिजेक्ट हुए, 31,900 के लगभग विड्रा कर लिए गए और अंत में जो लोग जो यूनानिमसली चुने गए, जहां केवल एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, ऐसी भी बहुत बड़ी संख्या इन 71,600 में से 40,500 लोग ऐसे थे, लगभग 60% हम कह सकते हैं कि जो यूनानिमसली चुनाव हुआ, ये हमारे एक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है कि गांव में लोग सहमति से और इसको खड़ा करते हैं। इस प्रकार जो चुनाव की बाकी सीटें बची हैं वो 29,474 बची और सभी जो कैंडिडेट जिन्होंने कंटेस्ट किया वो 85,127 थे। 1,770 ऐसी सीटें जो खाली रह गई हैं किन्हीं कारणों से, और उनका चुनाव ये भी बाद में कराया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि पंचायती राज से बड़ा कोई चुनाव, और खास करके अपने देश में जैसा होता है, इससे और कोई बड़ा चुनाव कहीं होता नहीं है। उदाहरण के लिए 2016 के चुनाव के बाद मुझे चीन जाने का मौका मिला और जब मैं चीन में गया तो वहां की सरकारी प्रतिनिधियों से जब बातचीत हुई तो बातचीत डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर चली। और उन्होंने जब उनको बताया हमने कि 2016 में लगभग 70,000 वार्डों के हमने चुनाव कराए हैं और लाखों लोगों ने भाग लिया है, लगभग 1 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, वो एकदम हैरान हुए कि इतना बड़ा कार्य शांतिपूर्वक, बिना किसी विघ्न के, किसी बड़ी अलोकप्रिय कोई घटना हो ऐसा भी नहीं हुआ। तो इतने बड़े चुनाव को एक साथ करके वो यहाँ की ताकत को और उन्होंने भी सराहा था। तो मेरा ये कहने का भाव है कि हमारी जो पंचायतों की ये गौरवशाली एक परंपरा, ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। क्योंकि पंचायती तौर पर ही ग्रामीण क्षेत्र, उसका जो सहजीवन होता था, उसमें बहुत प्रकार के फैसले ये ग्रामीण स्तर पर भी हो जाते थे। तो उसी प्रशासन पद्धति में, यानी एक प्रकार से पंचायती जो तंत्र था, इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी, अर्थवेद में भी मिलता है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ये हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन, इसका एक प्रकार से रक्षा कवच है।
तो हम अपनी जो न्यायप्रियता है इसके कारण से हम पंच परमेश्वर नाम भी पंचायतों को हमने दिया है। तो इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, मैं इसको गांव की सरकार मानता हूं। ठीक है कि देश में पिछले 8 वर्षों से केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार इस नाते से अच्छा कार्य कर रही है। हम लोग भी इस नाते से पिछले 8 वर्ष से जो जनहित के कार्य हैं, एक के बाद एक नया व्यवस्था परिवर्तन का काम करके जनता के हित की ओर आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि जनता में उस प्रकार का एक संदेश भी है कि सरकारों के अच्छे काम ये हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सब काम उस स्थानीय सरकारों के माध्यम से ही होते हैं। जब तक स्थानीय सरकारें हमारी सशक्त नहीं होंगी तब तक उसके परिणाम भी अच्छे निकल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो गांव की सरकार है इसका चुनाव आज संपन्न हुआ है। शहरों के चुनाव के पिछले कुछ समय पहले शहरों की जो सरकारें हैं वो भी बन गई हैं। तो स्थानीय निकाय की सब चुनाव सरकारें, चुनी हुई सरकारें ये अच्छे प्रकार से काम करें, इसके लिए हम भी वचनबद्ध हैं। हमने बहुत इसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी कि हमारी पंचायतें कैसे स्वच्छ छवि की पंचायतें बने, कैसे इनकी समझ बढ़े। आपको ध्यान है कि 2015 में हमने एक पंचायती राज अधिनियम में अपने यहाँ संशोधन किया था और उसके अंदर ये कहा था कि सर्वोच्च यानी जनहित की के अंदर काम करने वाली जो सरकार हो वो स्वच्छ छवि की हो, पढ़ी लिखी हो। और पढ़े लिखे होने का जो प्रावधान था इसको बहुत लोगों ने चैलेंज भी दिया और चैलेंज को आखिर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ी। और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हमारे उस नियम को वैध ठहराया बल्कि दूसरे राज्यों को भी सलाह दे डाली कि हरियाणा के प्रकार से अन्य राज्य भी इस पथ पर अगर चलेंगे तो स्वच्छ प्रशासन देने में हमको बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये भी 50% पहली बार इस बार सुनिश्चित किया है। इसमें भी अभी तक महिलाएं 33% के आरक्षण के प्रावधान से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार 50% प्रतिनिधित्व उनको दिया है ताकि महिलाओं की भागीदारी भी ये पूरी हो। पिछड़ा वर्ग ए इसमें भी पहली बार 8% का जो आरक्षण है इसका प्रावधान दिया गया है। हमने ऐसे जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनकी वित्तीय शक्तियां ये कैसे बढ़े इसका भी विचार किया। और इसमें जो अभी तक लागू नहीं होता था, खास करके राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग, इनका जो पैसा है वो सीधा इन पंचायतों के खातों में कैसे जाए ये सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार गांव की अपनी आय इनकम कैसे बढ़े। हमारे यहाँ जो स्टाम्प ड्यूटी का 2% का पैसा है उसमें 1% का पैसा सीधा पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों के खातों में जाएगा और शेष 1% जहां कम रहेगा वहां भी देने का प्रावधान हमने किया है। प्रदेश सरकार उन्हीं गांवों में और जिला परिषद पंचायत समितियों में पैसा 1% बांटेगी जहां की अपनी आय बहुत कम है ताकि विकास के काम में वो भी पीछे न रह सकें। हमने इसी प्रकार 2% जो बिजली के बिल हैं इसके ऊपर भी एक सेस लगाया है ताकि वो लाभ भी गांव के जो बिजली के खर्च हैं वो सारे उसमें से निकल सकें। तो हर बिल का 2% का पैसा वो भी सब गांव में जाएगा। इस बार जैसे पंचायतें सर्वसम्मति बहुत सी चुनी गई हैं, उनके लिए भी हमारे मंत्री जी ने जैसे बताया है, ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से 11 लाख रुपया, सरपंच सर्वसम्मति से 5 लाख रुपया और पंच जितने भी सर्वसम्मति से चुने जाएंगे सबके 50-50 हजार रुपया और पंचायत समिति का सदस्य 2 लाख रुपए, जिला परिषद का सदस्य 2 लाख रुपए, ये प्रावधान भी हमने किए हैं ताकि ये पैसा गांव के विकास में सीधा सीधा काम आ सके। और देखिए कितना बड़ा लाभ गांव के लोगों ने इसमें उठाया है। जैसा बताया गया कि 40,000 से ऊपर लोग सर्वसम्मत चुने गए हैं और लगभग 300 करोड़ रुपया ये राशि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मित्रों, गांव की एकता इसको भी हमको बनाकर रखना, सुनिश्चित रखना है। सामान्यतः पंचायतों के चुनाव में या कोई भी चुनाव हो उसमें कुछ गुटबंदी भी सामने कभी कभी आ जाती है। अच्छी बात तो यह है कि 60% सर्वसम्मति होने के बाद शेष 40% जो पंचायतें हैं उनकी ही ये चिंता का विषय हो सकता है। हरियाणा में हम सारे समाज को एक करके जैसा देखते हैं, बिना किसी भेदभाव के, कहीं से भी किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का कोई विधायक चुन के आता है, हम वर्ष भर में अथवा 5 वर्ष के जो विकास कार्य हैं बिना किसी भेदभाव को वहां करते हैं। मेरा यही एक निवेदन आपसे रहेगा कि हम भी अपना जो चुनाव क्षेत्र है, चाहे वो पंचायत का, सरपंच का पूरा गांव होता है, बाकी सबके अपने अपने वार्ड होते हैं। अब आगे चल करके जिला परिषद पंचायत समितियों में
चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेंगे, उनका भी पूरा क्षेत्र, वहां की जनता उन सबको अपना परिवार माने और परिवार मान करके ही हम सबकी सेवा के भाव से और ये काम कर सकते हैं। सेवा का भाव ये मेरा एक दायित्व है, ये मेरा एक धर्म होना चाहिए। चुनाव होने के बाद मैं सभी का प्रतिनिधि हूं, न कि केवल उन लोगों का जिन्होंने जो वोट दिया है नहीं दिया है। मैं प्रतिनिधि पूरी जनता का, पूरे क्षेत्र का हूं। इसलिए वहां के विकास के लिए, उनके हित के लिए लगातार संघर्ष करना ये मेरा दायित्व है। हमने सरकार से बहुत सी ऐसी योजनाओं का भी आगे बढ़ाने का काम किया है जिससे गांव का विकास हो सके। ऐसा कहा जाता है कि यानी विचारों के नाते, संस्कारों के नाते ग्रामीण क्षेत्र की जो आत्मा है वो बलशाली होती है और विकास के नाते अभी तक माना जाता है शहरों का विकास ये शायद ज्यादा होता है, लेकिन हम उस दिन को बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे जब गांव का विकास भी शहर के विकास के बराबर हो जाए। हमारा लक्ष्य है कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये आवश्यकता सबकी पूर्ण होनी चाहिए। इस नाते से बहुत से काम ये हमने किए हैं। कुछ काम जरूर मैं गिनाना चाहूंगा, जैसे हर चुनी हुई जो हमारी संस्था है, ग्राम पंचायत है अथवा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद है, इन सब के लिए अपने कार्यालय होने चाहिए। ग्राम सचिवालय की कल्पना हमने कुछ वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी। बहुत गांवों में स्वतंत्र ग्राम सचिवालय बन गए हैं और उन ग्राम सचिवालयों में ग्राम पंचायतों की बैठकें ये होनी शुरू हो गई हैं। जिला परिषदों के भी कार्यालय बहुत जगह बन रहे हैं, जहाँ शेष बचे हैं वो भी सब बन जाएंगे। पंचायत समितियों का भी कार्यालय का व्यवस्था कोई ना कोई हमारे जो अधिकारी हैं वो जरूर करेंगे। और हमारे मन में ये भी इच्छा है कि जैसे भले जिला परिषद अथवा पंचायत समिति में ही अभी प्रारंभ में लागू कर सकते हैं कि केवल बैठकें, छोटी छोटी बैठकें करने के बजाय वहां सेशन चलाए जाए। 1 दिन का सेशन, 2 दिन का सेशन, जैसे प्रदेश सरकार के सेशन होते हैं, विधानसभा के सेशन होते हैं, लोकसभा के सेशन होते हैं, तो हम जिम्मेवारी के साथ अच्छे काम करने की योजना बनाने के लिए, अच्छे प्रस्ताव पारित करने के लिए जिला परिषद और पंचायत समितियों में सेशन 1 दिन के, 2 दिन के, 1 से अधिक बैठकें करके ये चला सकते हैं। जहां कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष अगर कोई ग्रुप बन भी जाते हैं तो भी सबको साथ लेकर के और ये काम हमको करने चाहिए। तो इस प्रकार से संचालन ये नियमित हो, उसमें प्रस्ताव पारित किया जाए और जितने भी संबंधित कर्मचारी और अधिकारी वो उसमें पूरा सहयोग करें। निश्चित रूप से करेंगे भी सही, ऐसा मेरा मानना है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लाल डोरा की बात जैसा बताई गई है, लाल डोरा समाप्त करके लोगों को एक सुविधा मिली कि सबकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आ गया है। सुविधा से उसको कहीं ट्रांसफर करना है, कहीं बिक्री करनी है अथवा बैंक के माध्यम से उसको लोन लेने की व्यवस्था उसको होनी चाहिए, इसका उपयोग करना है। कोई भी विषय और जो मेरी प्रॉपर्टी है जिसका मालिकाना हक मुझे मिल गया है तो उससे हमारा एक प्रकार से एक गर्व भी हमको होता है कि हमारे नाम से एक प्रॉपर्टी ऐसी वो हो गई है। इसी प्रकार गांव में हमने लाइब्रेरीज खोलने की भी व्यवस्था ऐसी सोची है। बहुत गांव में खुली है लेकिन और अधिक गांव में खुले, इसकी योजना भी हमारा ग्राम विकास मंत्रालय, हमारे मंत्री देवेंद्र बबली जी उसके लिए पूरा प्रयत्नशील है कि ज्यादा से ज्यादा गांव में लाइब्रेरीज खोलें। पार्क कम व्यायामशाला ये हमने बनाई है। 2 एकड़ के ऊपर लगभग 550 ऐसी पार्क कम व्यायामशालाएं बन चुकी हैं। इस वर्ष का टारगेट जो 1000 पार्क कम व्यायामशाला का है उसके लिए योग शिक्षक, योग सहायक इनकी नियुक्ति हो गई है। इस काम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और वहीं पर साथ में वेलनेस सेंटर्स खुले। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि लोगों को बीमार होने से बचाया जाए। बीमारी के बाद इलाज कराना भी दायित्व तो हमारा है, लेकिन आखिर व्यक्ति बीमार न हो, अस्वस्थ न हो, ये उससे पहले का दायित्व है। तो वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। गांव के अंदर शिवधाम योजना ये हमने बनाई है। हरे गांव का शमशान घाट, वहां का कब्रिस्तान, उसका विकास ये किस प्रकार से कराया जाए, ये योजना भी बराबर चल रही है। इसी प्रकार गांव का जो तालाब है, इस तालाब की व्यवस्था कैसे ठीक हो, हमने तालाब अथॉरिटी ऑफ हरियाणा, पाउंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा ये बनाई है ताकि प्रदेश भर के 18,000 तालाब, इनकी व्यवस्थाएं ठीक हमको करनी है। ये काम भी बहुत तेजी से ये सब चल रहा है। हर गांव के अंदर बिजली 24 घंटे मिले। हमारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत 5600 गांव में बिजली 24 घंटे मिल रही है और ये भी हरियाणा में यानी देश के सब प्रदेशों में से सर्वप्रथम स्थान हरियाणा का इस मामले में है कि हम अपनी 6200 में से 5600 पंचायतों में 24 घंटे ये बिजली दे रहे हैं। सब गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं। अभी हर गांव के अंदर एक गौरव पट लगाया जाए। ये पिछले
5 वर्ष की योजना में पंचायत विभाग ने काम किया था, ताकि उस गांव का जो गौरव है, वहां के जितने भी ऐसे व्यक्ति जिनका कोई योगदान चाहे गांव के लिए अथवा इलाके के लिए अथवा देश के लिए, शहीदों के नाम ये उस पर लिखे जाए, ताकि उस गौरव पट पर हर व्यक्ति का, नागरिक का उसको एक जानकारी मिले कि हमारा गांव जो है वो कितना एक प्रमुख गांव है। गर्वित हरियाणा योजना ये भी हमने लागू की है कि वहां के युवक वो मिल करके उस गांव के विकास में किस प्रकार से काम करें। ग्राम दर्शन की बात ये हमारे मंत्री जी ने हमको बताई है। इसी प्रकार जनता की एक जानकारी, प्रॉपर जानकारी हमारे पास रहे, हर परिवार का डाटा हमारे पास कैसे रहे, ताकि हम लोकहित की योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं बना सकें। इसके लिए नया प्रयोग हमने किया, परिवार पहचान पत्र। और उस परिवार पहचान पत्र के आधार पर मुझे खुशी है कि हमने जो डाटा इकट्ठा किया उसके आधार पर हम जो गरीब परिवार हैं, 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार, 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवार, इन परिवारों की बहुत सी योजनाएं हमने लागू भी कर दी हैं और वो जमीनी स्तर पर पहुंच गई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, गरीब परिवार के हर व्यक्ति को रोजगार मिले। अभी 2 दिन पहले जितने अध्यापक हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर हमने चयन किया है, उसमें से लगभग 4,000 अध्यापकों में से मुझे खुशी है कि 2,000 के आसपास अध्यापक 1,80,000 की आय के नीचे के परिवारों में से हैं, ताकि इनको अगर एक चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी है, लेकिन एक 25,000 रुपया मासिक आय होती है, तो ये 3 लाख रुपया वार्षिक आय के हिसाब से उस दायरे में से बाहर हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा एक भूमिका इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपनाई है। लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो या जो अस्वस्थ हैं उनका इलाज अच्छा हो। प्रधानमंत्री जी ने हमारे आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उसके अंतर्गत ऐसे गरीब परिवारों के लिए सुनिश्चित किया है। SCC डाटा के आधार पर वो सब किया गया है, लेकिन उसमें केवल 15 लाख परिवार ही उसके अंदर शामिल हो पा रहे थे। जब हिसाब लगाया है कि 1,80,000 तक परिवारों की संख्या और अधिक है, उसको हमने 28 लाख परिवारों तक पहुंचाने के लिए एक नई योजना बनाई, चिरायु हरियाणा, और वो भी लागू हो गई है। आने वाले 10 तारीख को इसका जो कार्ड है वो सब बांट दिए जाएंगे। 10 तारीख को लाखों कार्ड उस दिन बांटे जाएंगे। अगर कहीं कोई कमी रहेगी तो उसको भी अगले दिनों में दिसंबर के अंत तक प्रयत्न रहेगा कि सबको वो कार्ड मिल जाए। जहां तक परिवार पहचान, हाँ, एक दूसरी योजना हमने शुरू की है कि व्यक्ति निरोगी रहे, यानी जैसे मैंने वेलनेस सेंटर की बात कही है, ऐसे ही व्यक्ति का जो शारीरिक परीक्षण है, उसका जो फिजिकल हेल्थ टेस्ट है, हेल्थ परीक्षण, उस टेस्ट के लिए भी एक योजना बनाकर हर एक नागरिक का वो टेस्ट होना शुरू हो जाए। ये भी हमने 30 नवंबर से शुरू किया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ जो स्थानीय हमारे अस्पताल हैं, जो हमारे CHCs हैं, PHCs हैं, इन स्थानों पर पहुंच रहे हैं और अपना परीक्षण करा रहे हैं। निरोगी हरियाणा इस नाम से ये योजना शुरू की गई है। परिवार पहचान पत्र में भी कुछ शिकायतें मिलती हैं कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, कोई त्रुटि रह गई है, तो इस त्रुटि निवारण के लिए हर गांव के अंदर एक कैंप लगाया जाएगा। 10 और 11 दिसंबर, दूसरा 16 से 18 दिसंबर, ऐसे ये 2 समय में ये लगाए जाएंगे कैंप। उसके अंदर जिनके परिवार पहचान पत्र रह गए हैं वो सब परिवार पहचान पत्र अपने बनवा सकते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो साइन कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं, त्रुटि ठीक कराने का काम भी कर सकते हैं। इसलिए ये अभियान भी इसके साथ साथ चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण एक और काम हमने किया है कि जितने क्लास 1 अधिकारी हैं हमारे प्रदेश के, लगभग 7,000 हैं, इन सबको ये कहा कि गांव में विभाग अपने अपने हिसाब से सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, उनकी समीक्षा करना, काम ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, उनका मार्गदर्शन करना, उनको प्रेरणा देना, इस प्रकार के सारे कामों के लिए हमने एक गांव एक अधिकारी, ग्राम संरक्षक के नाम से और ये आगे तय किए हैं। ऐसे लगभग 6,000, लगभग नहीं, ठीक कल तक की जो जानकारी है 6,136 पंचायतों में और ये ग्राम संरक्षक ये लग चुके हैं। ऐसे ग्राम संरक्षक की जो भूमिका है, ये हम कोई भी वहां का सरपंच अथवा बाकी कोई अधिकारी ये न माने कि हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा अफसर चेक करने के लिए आया है, बल्कि ग्राम संरक्षक हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए, हमको एक ताकत देने के लिए, हमको ट्रेंड करने के लिए, कोई कमी रह जाती है तो उनसे हम पूछ सकते हैं। तो ऐसे
इन विभिन्न योजनाओं के लिए ग्राम संरक्षक तय किए गए हैं। मैंने स्वयं इन ग्राम संरक्षकों से 2 बार बातचीत की है और कुछ काम भी इनके जिम्मे लगाए हैं कि जाकर के उन कामों की जानकारी लेकर के आए कि योजना बनने के बाद नीचे वो इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। कई बार हम प्रदेश सरकार में योजनाएं बनाते हैं लेकिन नीचे जाते जाते इतना डाइल्यूट हो जाता है कि उसकी जो योजनाओं का लाभ है वो नीचे तक व्यक्ति को मिलता नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष जाकर के वो स्वयं आएंगे और मैंने अपेक्षा रखी है कि महीने में 1 बार कम से कम ऐसे ग्राम संरक्षक अपने गांव में वो जरूर जाएं। बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी सब लगाए हैं। केवल जो आईएएस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के हमारे लोग हैं, इन अधिकारियों को एक जिले पर जिला संरक्षक कोऑर्डिनेशन के लिए ये हमने तय किया है। और एक जानकारी जो आपको देनी है, आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है इसमें भी हमारे जो ग्राम संरक्षक हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सब अपने अपने गांव में गए हैं और उन्हीं की देखरेख में आज का ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम है ये सब हो रहा है। हमारे गांव में बहुत से ऐसे सामाजिक दृष्टि के, वृत्ति के लोग रहते हैं, युवा भी रहते हैं जो एनजीओ चलाते हैं या रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, गांव के रिटायर्ड कोई कर्मचारी अधिकारी हैं, अध्यापक हैं, या हमारे जो पूर्व प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी आज भले ही जनप्रतिनिधि नहीं बन पा रहे हैं लेकिन गांव की सेवा के लिए, गांव में अच्छे काम करने के लिए उनमें आज भी इच्छा होती है। मेरा निवेदन है कि ऐसे सब लोगों को जोड़ करके विभिन्न प्रकार के जितने काम चल रहे हैं उन पर छोटी बड़ी कोई ना कोई समिति गांव में बनाएं ताकि उसकी देखभाल कर सकें। तो सबका साथ सबका विकास, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, ये उसकी भूमिका में से विषय निकलेगा ताकि ये समितियां भी उन कामों में सक्रियता बढ़ाने में उपयोगी होंगी। और एक बड़ा काम, कई बार दुखदाई मन से भी मुझे कहना पड़ता है कि बहुत से स्थानों पर इन विकास के कामों में अथवा अन्य कामों में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा रोग ये लगा हुआ है। तो हमारी ये जो समितियां हैं इन चीजों को भी रोक लगा सकती हैं ताकि बजाय शिकायतबाजी करके मुकदमेबाजी हो, उनको वहीं समझा करके और ये जो अनुभवी लोग हैं इनका उपयोग करा सकते हैं। तो देखभाल के लिए इन ग्राम समितियों को भी जरूर बनाया जाए, इसके परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे। आज मैं अब इस विषय पर भी जरूर अपनी बात रखना चाहूंगा कि शपथ का आज का ये दिन है और शपथ के लिए जो इस बार पहली बार तय किया है कि हर चुनाव प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से वो शपथ लेगा। अभी तक सामूहिक शपथ ही होती रही है लेकिन सामूहिक शपथ का कई बार उतना प्रभाव होता नहीं है। आज जब व्यक्तिगत शपथ लेंगे तो हर व्यक्ति को उस शपथ का एक एक शब्द वो ध्यान में आएगा कि उसका क्या महत्व है। उस शपथ में संविधान की बात भी कही गई है, अपने कर्तव्यों की बात भी कही गई है, सत्यनिष्ठा की बात भी कही गई है और भय और पक्षपात के बिना और स्नेह और वैमनस्य के बिना मैं संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। ये बहुत बड़े पहलू हैं। इन सब पहलुओं पर चुनाव प्रतिनिधि अगर मन में एक धारण करता है कि मुझे सेवा का काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, अच्छा काम करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, तो बहुत बड़ा संस्कार ये सब लोग लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक एक शब्द ये हमारे मन पर असर करने वाला है। इसको हम सब मिल करके और आगे बने और मेरी इच्छा है कि ऐसी संस्थाओं के माध्यम से, चाहे स्थानीय निकाय हो, प्रदेश सरकार के नाते हम अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं और जहां तक हमारे केंद्र सरकार का, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विषय है, हमको भरपूर सहयोग वो करते हैं। जब भी हमने जाके किसी योजना के बारे में कहा है उन्होंने हमें उसका लाभ दिया है। बल्कि बहुत सी हरियाणा की योजनाएं तो ऐसी हैं जो उन्होंने स्वीकार करके और दूसरे प्रदेशों में भी लागू की हैं। इस सारे अच्छे वातावरण में मैं ये अपेक्षा करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि अपने कर्तव्य को अच्छे प्रकार से निभाते हुए और हरियाणा को एक अग्रणी राज्य, न केवल देश में बल्कि दुनिया में इसकी चर्चा हो, ऐसा हरियाणा एक अग्रणी राज्य बने। आपको पुनः चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए इतना ही आग्रह है कि जितने भी जनप्रतिनिधि वहां हैं उन सबकी शपथ का कार्यक्रम संबंधित अधिकारी एक एक करके शपथ का कार्यक्रम कराए और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर अवश्य करें। जो लोग रह गए हैं किन्हीं कारणों से आज अनुपस्थित हैं उनकी शपथ का अगला दिन वहीं स्थानीय तौर पर तय करें ताकि हर एक चुने हुए प्रतिनिधि की ये शपथ पूर्ण हो सके। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।